उद्धव ठाकरे सेना से चिंतामणि खारकने साहब, हमारे बड़े पुराने मित्र। चिंतामणि खारकने साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी, जय वंदे भवानी, जय मातरम। शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चिंतामणि खारकने साहब, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में प्रोटेस्ट की भरमार हो रही है हर जगह पे। ये जो आरक्षण का भूत है अब बोतल से बाहर निकला है लग रहा है। और सरकार ने जो बोला कि 30 दिन में कर देंगे, 40 दिन में कर देंगे, वो अब गले की हड्डी बन गई है लग रहा है मुझको। चिंतामणि खारकने साहब बताएं इसके बारे में, इस पे जरा रोशनी डालें सर। ये क्या हो रहा है, ये शब्द से ये कौन करवा रहा है, ये देखना चाहिए। जी, कौन करवा रहा है सर? ये हो नहीं रहा है, ये कोई ना कोई करवा रहे हैं। और इसके लिए महाराष्ट्र अशांत करने का और पूरे देश के सामने महाराष्ट्र को जलील करने का, यही इनका उद्देश्य है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को जलील करने का कोशिश तो बहुत पहले से हो गई थी। कांग्रेस के राज में भी कई लोगों ने महाराष्ट्र को जलील करने का कोशिश किया। तभी सीडी देशमुख जो थे उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया था। इसका मतलब जब भी महाराष्ट्र को जलील करने का कोशिश कोई करता है, तभी महाराष्ट्र के लोग एक साथ में आ जाते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को जलील करने वाले को किनारा करने के लिए महाराष्ट्र के जो अच्छे लोग हैं, जो महाराष्ट्र की अस्मिता को जानते हैं, पहचानते हैं और उसके ऊपर प्यार करते हैं, वो सब साथ में आ जाएंगे और ये जलील लोगों को किनारे कर देंगे। सर ये कौन लोग हैं सर? इसके ऊपर जरा कोई हिंट तो दें, इशारा तो करें, कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं सर? अभी आज ओपनली जरांगे ने बोल दिया ना, जरांगे ने हिंट दे दिया है। जरांगे ने बोल दिया है कि कौन जलील कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, जी बोलिए सर प्लीज। इसका मतलब ये है कि जरांगे ने जो आदमी की तरफ इशारा किया है, वही आदमी ये सब करवा रहा है। ये तो सबको मालूम है। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी निचले स्तर के ऊपर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन रात को बाहर लेके जाता था और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करता था? मध्य रात्र में, सुबह में बाहर जाके कॉन्स्पिरेसी करने का किसका इरादा था? कौन ये करवा रहा था? और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कोशिश कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के कई जाने माने नेता जो पिछले वर्ग से आए थे, जो ओबीसी से आए थे, उनको भी जलील किसने किया? जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी एक सीमित थी, एक वर्ग के हाथ में थी। जब भी जनसंघ था तभी भारतीय जनता पार्टी को इतना सपोर्ट या उसका उनका समर्थन नहीं मिला था पूरे महाराष्ट्र से। ओबीसी रहने दो, शेड्यूल कास्ट रहने दो, शेड्यूल ट्राइब रहने दो, ओपन कैटेगरी रहने दो, ये सब सपोर्ट नहीं करते थे। एक ही जमात के लोग, बोलेगा तो ब्राह्मण समाज के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मानते थे और उनके साथ में रहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया? जब भी गोपीनाथ मुंडे जैसा नेता ने भारतीय जनता पार्टी को, सर्वसामान्य लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके घर में जब भी भारतीय जनता पार्टी गई और उनको उन्होंने ऊपर उठाया और उसके पार्टी में लेके आया, वही लोगों को आज जलील करने के लिए जो आदमी काम कर रहा है और जो जलील कर रहा है, पंकजा मुंडे को पॉलिटिक्स के बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? वही लोग अभी मराठा आरक्षण के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और मराठा और ओबीसी में झगड़ा लगा के, जैसा धर्म में झगड़ा लगा के वो लोगों ने
हिंदू धर्म के लोगों का मत जुटाने का काम किया, वैसा ये जाति जाति में झगड़ा लगाने का काम जो महाराष्ट्र में एक नेता कर रहा है, वो नेता का आगे भविष्य अच्छा नहीं है। क्योंकि जरांगे ने स्टेटमेंट कर दिया है, वो स्टेटमेंट को देखेंगे तो अभी सर्वसामान्य जनता जो है वो जान गई है कि ये खेल कौन खेल रहा है। Karkhani साहब, there is a lot of आप एक विद्वान, you seem to be well informed about these cases. जहां कुणबी मराठास है, तो राणे साहब, नारायण राणे जी और रामदास कदम जी ने कहा कि वी आर नॉट कुणबी मराठास एंड वी विल नॉट टेक सर्टिफिकेट ऑफ कुणबी मराठास। तो आज छत्रपति शाहू महाराज जी के डिसेंडेंट मनोज जरांगे पाटिल जी से मिले, तो उन्होंने भरी सभा में एक्सप्लेन किया कि कुणबी और मराठा दोनों सेम ही है। 6 महीने हम लोग खेत में काम करते हैं, 6 महीने वॉरफेयर यानी वॉरफेयर में चले जाते हैं, जंग में। तो ये आप जरा हाईलाइट करेंगे एग्जैक्टली ये स्टेटस एग्जैक्टली क्या है? क्या छत्रपति शाहू महाराज के डिसेंडेंट जो बोल रहे कि दोनों सेम ही है, दिलीप वलसे पाटिल भी ऐसे ही कुछ कह रहा था, बट नारायण राणे, रामदास कदम का अलग अलग स्टेटमेंट है कि हम कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। काकरे साहब, देखो जी, ये मराठा समाज जो है उसको पहले समझ के लेना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठा समाज की जो व्याख्या है वो बहुत व्यापक की थी। उसने ज्ञानेश्वरी में लिखा था, माझ्या मराठाचिया बोलू कौतिके कि अमृताचिया पैजा जिंके। मतलब उसने मराठा शब्द वर्ड किया था। मराठी भाषा बोलने वाला हर एक आदमी मराठा है, ऐसा उनको अभिप्रेत था। इसके लिए माझ्या मराठाचिया बोलू कौतुके, बोलू बोलेगा तो बोली भाषा। ज्ञानेश्वर ने 700 साल पहले ये बोला था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में जब भी उनके आर्मी में लोग आते थे तो उसका वो धर्म और जात नहीं पूछते थे। लेकिन जो मराठा समाज यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुसंख्य था, वो मराठा समाज 6 महीना तक खेती करते थे और दसरा के बाद में वेपन लेके मुहिम के ऊपर निकलते थे। इसका मतलब सीमोल्लंघन करने के लिए निकलते थे, मतलब युद्ध करने के लिए निकलते थे। और ऐसे लोग थे कि जो लोग बाकी टाइम में अपनी खेती बाड़ी, अपना व्यवसाय देखते थे, और जब भी जरूरत पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज को, तभी उनके साथ में लड़ने के लिए बाहर निकलते थे और उन सब जातियों को मराठा बोलते थे। अभी यहाँ पे थोड़ा ये लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करके मराठा को, वॉरियर मराठा को थोड़ा अलग कर दिया है। ये बात सही है कि सैंडोपुली मराठा बोलेगा तो राजे रजवाड़े, इनके साथ में रहने वाले जो लोग थे और जो जिनके पास में सत्ता और पैसा था, जिनके पास में बहुत सारी जमीन थी, वो जमीन को कसने वाले, मतलब उधर काम करने वाले लोग कुणबी थे, वो भी मराठा ही थे, लेकिन वो गरीब थे। इसका मतलब कुणबी लोग भी मराठा है, लेकिन वो निचले स्तर के ऊपर है। वो राजा महाराजा सरदार ऐसे नहीं है, वो गरीब लोग है, लेकिन वो एक ही बिरादरी के थे और वो मराठा ही थे। ये कुणबी लोग बहुत सारे थे, मतलब उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, और सरदार मनसबदार उनका पॉपुलेशन बहुत कम था। ये देशमुख वगैरह जो लोग हैं, ये जो लोग उनके ऊपर राज करते थे, वो जिनके ऊपर करते थे वो कुणबी लोग थे, वो भी मराठा थे। और वो कुणबी लोग पिछड़े वर्ग में रह गए। उनका जो आर्थिक संपन्न था वो आर्थिक संपन्न नहीं हुए और वो पिछड़े वर्ग में रह गए, और जो आगे चले गए, जो सरदार बन गए, वो अपने आप को सैंडोपुली बोलने लगे। लेकिन दोनों बिरादरी कुणबी के ही है। ऐसा बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 4 फादर्स है वो भी खेती करते थे।
उनका इतना बड़ा मतलब उनके पास राजदंड नहीं था, उनके पास सत्ता नहीं थी, वो सरदार थे। लेकिन जब सरदार नहीं थे तभी वो खेती ही करते थे। खेती ये मुख्य व्यवसाय था। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को कुलवाड़ी भूषण ऐसा भी बोलते हैं। कुलवाड़ी बोलेगा तो कुणबी, तो इसका मतलब मराठा और कुणबी एक ही है। अभी ये लोगों ने कुणबी लोगों को मतलब ओबीसी लोगों को उस्का के और उनको चढ़ा के, वो ओबीसी लोग बोलते हैं कि ये लोग हमारे साथ में, कुणबी हमारे साथ में नहीं है। लेकिन ये कुणबी बोलेगा तो मराठा में जो बैकवर्ड लोग हैं वो सब कुणबी है और वो ओबीसी में ही जाना चाहिए। लेकिन अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है कि 50% के ऊपर किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसके लिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ये अमेंडमेंट करने का इनका जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर बीजेपी सत्ता में होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ये चीज टाल रही है। मोदी जी जब ये आ गए, प्राइम मिनिस्टर थे, इतना महाराष्ट्र जल रहा था, मोदी जी ने इसके ऊपर शब्द तक नहीं निकाला। जैसा मणिपुर के बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते थे, वैसा आज महाराष्ट्र जल रहा है, मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। यही इनकी मानसिकता है। इनको सिर्फ राज करने का है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ऊपर उनको राज करने का है। इसके लिए ये सब समाज स्वास्थ्य जिसको हम लोग बोलते हैं, समाज में जो शांतता रहती है वो शांतता उनको बिगाड़ने की है और अपने को राजदंड अपने हाथ में लेके सबके ऊपर राज करने का है। यही उनका मकसद है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वी हैव टू बी एग्रेसिव। ये सेंटर, जैसे आपने कहा, सेंटर ओनली कैन डू इट। सेंटर ही इसको एक कानून बना सकता है और सेंटर ही इसको सफल कर सकता है। उद्धव ठाकरे जी ने वेरी स्ट्रांगली स्टेटमेंट दिया है कि ऑल द 48 एमपीज अगर नहीं होता तो इस्तीफा देना चाहिए। वी शुड रिजाइन एंड पुट प्रेशर ऑन द सेंटर इफ यू वांट टू प्रोवाइड जस्टिस टू द ओबीसी। और उद्धव ठाकरे जी ने मैसेज भी भेजा था मनोज जरांगे पाटिल जी को, आस्किंग अबाउट हिज हेल्थ। और हेल्थ डिटोरेशन हो रहा है और सरकार महाराष्ट्र के इसके बारे में कुछ उनको पढ़ा नहीं। दैट इज व्हाट उद्धव ठाकरे जी सेड। तो हाउ डू यू सी, उद्धव ठाकरे जी ने, कारखानी साहब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि ऑल द 48 एमपी शुड रिजाइन ओवर दिस इफ इट इज नॉट हैपनिंग। कारखानी साहब, ही हैज टेकन वेरी करेक्ट स्टैंड, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है। हमें महाराष्ट्र का बिहार और मणिपुर जैसा करने का नहीं है। महाराष्ट्र का शांति बिगाड़ने का नहीं है। आज के तारीख में ये लोग बीजेपी महाराष्ट्र का महत्व कम करना चाहते हैं, लेकिन जमाने से महाराष्ट्र पूरे देश को दिशा दर्शक था। हर स्टेट का आदमी महाराष्ट्र में आके एजुकेशन लेने का, नौकरी करने का, यहाँ पे काम धंधा करने का ऐसा कर रहा था। महाराष्ट्र ने हर देश के व्यक्ति को यहाँ पे अपने साथ में लिया था। जैसा हमने अलीबाग और वो एरिया में जू लोगों को अपने साथ में लिया, संजान में पार्टी लोगों को, पारसी लोगों को अपने साथ में लिया और उनके ऊपर प्यार किया, वैसा देश के हर हिस्से का आदमी जब भी महाराष्ट्र में आता है तभी उनके ऊपर प्यार करते थे। और महाराष्ट्र मराठी लोगों की प्रादेशिक अस्मिता है, लेकिन मराठी लोग बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे बाकी लोगों जैसे मराठी लोग नहीं है। मराठी लोग देश को संभालने वाले हैं। यहाँ पे वसंत बापट ने लिखा था, महाराष्ट्र ये पूरे देश का आधार है। जब हिमालय कोई संकट में आ जाएगा तभी सह्याद्री वो हिमालय के पीछे खड़ा रहता है। ये ऐसी महाराष्ट्र की मानसिकता है जी। इसके लिए महाराष्ट्र कभी भी तितर बितर होने को हम लोग देंगे नहीं। उद्धव जी ने कहा है, अगर महाराष्ट्र के अस्मिता का अगर हर एक एमपी को अभिमान है
और महाराष्ट्र से वो लोग चुन के आते हैं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मणिपुर जैसी हालत अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो सब लोग केंद्र को बताना चाहिए कि हम लोग हमारे राज्य का सत्यानाश नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम सब लोग रिजाइन कर देंगे, लेकिन हम हमारा राज्य संभाल के रखेंगे। और मराठी अस्मिता बोलेगा तो ये देश की अस्मिता को साथ में चलने वाला मराठी माणूस उसकी अस्मिता है। इसके लिए कराड, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, कोकण ये देश महाराष्ट्र के हर एक हिस्से का आदमी जैसा बॉर्डर के ऊपर लड़ता है, पंजाबी भाइयों के जैसा वैसा बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाला मराठी समाज और उनकी अस्मिता अगर ये लोग खराब करना चाहते हैं तो उद्धव जी ने उनको इंडिकेशन दिया है कि आप मराठी लोगों को कम मत समझो, अगर ये स्टेट को आप बर्बाद करना चाहते हैं तो हम तुम्हारी पार्टी को बर्बाद करेंगे। और ध्यान में रखो हमारे ये जो एमपी है 48 एमपी, तो 48 एमपी एक साथ में रेसिग्नेशन दे देंगे। और इसके लिए उन्होंने सब एमपी को अपील किया है कि महाराष्ट्र के लिए तुम रेसिग्नेशन देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कारखाने साहब, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि ओबीसी समाज जो है वो भी नाराज हो जाएगा, मराठा समाज भी नाराज हो जाएगा, कुनबी भी नाराज हैं, दांगड़ भी नाराज हैं, कोली भी नाराज हैं। तो इसमें बीजेपी का क्या फायदा होगा सर, ये सब लड़ा के? बीजेपी को उसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही आदमी है, वो मोदी जी और शाह जी को कुछ न कुछ बताता है और यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलता है। उसके वजह से महाराष्ट्र का नुकसान ही होने वाला है। हमारे यहाँ पे 12 बलूतेदार, 18 पगड़ जाति, लोहार, कासार, चमार, ये सब लोग गांव में एक साथ में रहते थे। इतना ही नहीं तो गांव का जो मुस्लिम आदमी है उसको भी पालखी का मान था, उसको भी सम्मान किया जाता था। गांव का जो महार आदमी है उसका भी सम्मान किया जाता था। नाई को भी उसका सम्मान किया जाता था। बच्चा कभी पैदा होते थे तो ये 12 बलूतेदार को गांव में एक साथ में बुला के उनका सम्मान किया जाता था। और नाई वो बच्चे का कान में एक छेद करके उसके ऊपर भिकपाली डालता था। ये ही हमारा कल्चर था। ये कल्चर ये लोग अगर तोड़ना चाहते हैं तो मराठी लोग एक साथ में होके उनको बर्बाद कर देंगे, उनको हकाल देंगे, उनकी सत्ता यहाँ पे नहीं रहेगी। देखो कांग्रेस के राज में ना किसी को जुलूस निकालने के लिए तकलीफ थी। हम तो रामनवमी कांग्रेस के राज में भी बहुत जोर से करते थे। कांग्रेस ने कभी बोला नहीं था कि रामनवमी करो मत। कांग्रेस ने कभी बोला नहीं था कि वो गांव गांव में जो एक जतरा भरती थी, भगवान का उत्सव होता था, कांग्रेस ने उसके ऊपर कभी रोक नहीं लगाई थी। लेकिन ये लोगों ने क्या किया है कि हिंदू को अलग करके, बाकी लोगों को अलग करके, क्रिश्चियन को अलग करके ये लोगों ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया है। जो ब्रिटिश लोगों की जी पॉलिसी थी वही पॉलिसी से ऊपर ये लोग राज करना चाहते हैं। लेकिन अभी जमाना सुधर गया है, ज्यादा टाइम ये सब नहीं चलेगा। हमारे बच्चे ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। कारखानी साहब, ये 22/1/2024 राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह इसका पब्लिसिटी कर रहे हैं कि जो राम का काम अधूरा है तब तक कोई विश्राम नहीं, कोई हम लोग रेस्ट करने वाले नहीं है। और उन्होंने आगे जाके कहा कि कांग्रेस जो आपका इंडिया अलायंस का एक पार्टनर है, हमेशा राम मंदिर के निर्माण को रोका। तो क्या जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान, इनॉग्रेशन, निर्माण और मई में इलेक्शन, क्या कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी के वोट शेयर या मोदी साहब के वोट शेयर में? कुछ आप अपवर्ड ट्रेंड, ऊपर जाते ट्रेंड देख सकते हो, ऐसे कुछ लग रहा है आपको?
सचमुच उनको राम राज्य लाने का है क्या? मैं तो कहता है बीजेपी राम को बदनाम कर रही है। जैसे उनके वजह से सावरकर जी बदनाम हो गए। कांग्रेस में राज में कोई सावरकर के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता था, उनके अगेंस्ट में कोई बात नहीं करता था, क्योंकि सावरकर ने वो हमारा आइडॉल है, हमारा आदमी है, हम उसके विचार के ऊपर चलते हैं, ऐसा ये भाजपा वाले बोलते हैं तो वो एक्शन को रिएक्शन आ गई। मैं अभी आपको कहता हूं कि प्रभु रामचंद्र के ऊपर भी रिएक्शन आ रही है। आप अगर सोशल मीडिया का बारीकी से अगर आप स्टडी करेंगे तो रामायण में जितना भी प्रसंग है उसके ऊपर भी अभी सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है, और प्रभु रामचंद्र के ऊपर भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक्शन को वो रिएक्शन आ गई है। जैसे सावरकर के ऊपर क्रिटिसिज्म आ गया, वैसे प्रभु रामचंद्र के ऊपर भी क्रिटिसिज्म आ रही है। इसके लिए उनको बच के रहना चाहिए, और प्रभु रामचंद्र के पाथ के ऊपर ये लोग नहीं चल रहे हैं। अगर प्रभु रामचंद्र के पाथ के ऊपर जो अगर ये चलते थे तो जो सांसद ने जो हमारे पहलवान के ऊपर जो अत्याचार किया उसको ये लोग सजा देते थे। प्रभु रामचंद्र का नाम लेने का उनको अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने जो हमें बताया है वो जो उनका जो पाथ है उसके ऊपर ये लोग नहीं चल रहे हैं। उल्टा ये लोगों के वजह से हिंदू धर्म का नाश हो रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा सर, आपको क्या लगता है? जब तक ये लोग बाहर नहीं जाते तब तक। लेकिन बाहर करने वाला कौन है? हटाते नहीं तब तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वर्चस्व वापस बढ़ता नहीं तब तक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी धर्म को हमने नीचे नहीं बताया, कोई धर्म को हमने ऊपर नहीं बताया। दुरुस्त बात। और हमारा गवर्नमेंट जो हमको गवर्न करने का है, लोगों को जो फैसिलिटी देने का है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी जाति का कोई धर्म का आदमी आएगा तो उसको धर्म और जाति के ऊपर इल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें पसंद है। कार्ल मार्क्स ने एक जगह पे लिखा है, धर्म ही आफूची गोलियां है। धर्म बोलेगा तो आफू है, और धर्म की आफू खाने के बाद में आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। इसके लिए धर्म हमारे गवर्नमेंट मशीनरी में नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट मशीनरी में जो भारत में पैदा हो गया है, जो भारत का सिटीजन है, उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन को वापस हमें उन्नत करना है। तो इंडिया अलायंस जो है, आपको लगता है 2024 मई तक चलेगी लोकसभा चुनाव तक? अभी ये इंडिया अलायंस क्यों हो रहा है वो तो देखो। हर एक आदमी का काम करने का तरीका अलग होने के बाद में जब भी हमारे शत्रु बढ़ते हैं, और उसमें से बलवान शत्रु जब भी सबको तकलीफ देता है, हर आदमी को तकलीफ देता है, तो बाकी के लोग एक साथ में आ जाते हैं और वो बलवान शत्रु के सामने वो टक्कर देने के लिए एक साथ में आ जाते हैं। वैसा अभी हर पार्टी का आइडियोलॉजी अगर अलग होने दो, कोई धर्म को मानने वाला होने दो, कोई धर्म को नहीं मानने वाला होने दो, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। इसके लिए उनका एक मत है, इसके लिए कॉमन मिनिमम एजेंडा के ऊपर एक साथ में आए हैं, और हर एक आदमी को ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। इसके लिए सब लोग एक साथ में आए हैं। वंडरफुल। प्रदीप जी, फैंटास्टिक। तो जो आज जितने ऑपोजिशन लीडर, आपने कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड। आज जितने ऑपोजिशन लीडर्स के टॉप के जो मोदी साहब को क्रिटिसाइज करते हैं, सबको एप्पल से नोटिफिकेशन मिला है, एप्पल फोन से नोटिस, योर डिवाइस इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। यानी एप्पल खुद नोटिफिकेशन भेज रहे हैं बहुत सारे सीनियर लीडर्स को कि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर है।
तो वेयर हैव वी कम? कारखानी साहब, क्या हो रहा है? ऑपोजिशन ऑफ एवरी मूवमेंट ट्रैक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा करने वाले और मूर्ति पूजा नहीं करने वाले जो तीन धर्म हैं, जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम और जू है, हाँ, ये सब तीन धर्म हिंदू धर्म के साथ में नहीं है, क्योंकि उनको मूर्ति पूजा मंजूर नहीं है। ये लोग अभी इजराइल के नाम के ऊपर यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर जो जय जयकार चल रहा है, ये लोगों का भेजा ठिकाने के ऊपर नहीं है, क्योंकि इजराइल जब तक उनके ऊपर कुछ अधिकार नहीं मिलता, उनका वर्चस्व करने के लिए उनको संधि नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तब तक इजराइल चुप है, क्योंकि इजराइल मूर्ति पूजा मानता नहीं। और जो मूर्ति पूजक है उनमें उनके साथ में उनका बिल्कुल जमेगा नहीं। इसके लिए ये लोग इजराइल के पीछे नहीं जाना चाहिए, इसके लिए ये लोग मुस्लिम कंट्री के पीछे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम सत्ताधीश भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हमारा मूर्ति पूजा इसके लिए है कि हम लोग द्वैत को भी मानते हैं और अद्वैत को भी मानते हैं। जी। हम लोग वेद को इसके लिए मानते हैं कि कॉमरेड डांगे जो है, कॉमरेड डांगे कम्युनिस्ट थे, और कॉमरेड डांगे ने एक किताब लिखी थी। वो किताब का नाम था आदि भारत। आदि भारत मतलब पहले का भारत, इसका मतलब वेद पूर्व भारत, वेद यहाँ पे आने के पहले का भारत। तभी उसने एक जगह पे लिखा था कि हमारी जो चंड मुंड विनाशिनी, हम लोग जिसको देवी भगवती को बोलते हैं, वो चंड मुंड विनाशिनी ये नाम वो पूर्व दिशा में, बंगाल के दिशा में वो चंड मुंड विनाशिनी करके एक रानी थी। उसने चंड और मुंड, मुख और मेर, ये जो रांटी समाज के लोग थे, जो मैन ईटर थे, उनका उसने नाश कर दिया, करके वो रानी को चंड मुंड विनाशिनी बोलने का चालू कर दिया। आज के तारीख में वो चंड मुंड विनाशिनी हम लोग देवी करके उसकी पूजा करते हैं। ये सब परिवर्तन समाज में होता ही रहता है। आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े राजा होके गए, हर आदमी उनका पराक्रम को सैल्यूट करता है, लेकिन कई जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर भी बन गया है। और ये देश में, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर उनका हैदराबाद के नजदीक उनका मंदिर बन गया है। और इसके लिए और 100 साल के बाद में, 200-500 साल के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम शिव का अवतार करके मानेंगे। इसके लिए राम और कृष्ण ये आदमी मनुष्य थे, कोई भगवान नहीं थे। जैसा हम लोग कृष्ण और राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, वैसा छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम आगे चल के शिव का अवतार मानेंगे और हम लोग उसकी पूजा करेंगे। ये हमारा द्वैत भाव हो रहा है। द्वैत और अद्वैत में फर्क इतना है कि अद्वैत में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं रहती है, और हमारा जो जर्नी है वो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है कि हमारा जर्नी द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना चाहिए। समाधि अवस्था में हम लोग, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं रखते हैं। जब हमारे ऋषि मुनि हिमालय में जाके समाधि लगा के बैठते हैं तो उनके सामने कोई मंदिर और कोई मूर्ति नहीं रहती है, वो उसको अद्वैत भाव बोलते हैं। तो ये हमारा फर्क है। द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने का हमारा जो जर्नी है वो जारी रखना चाहिए। जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। चिंतामणि खारगने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और एक बात मैं कहना भूल गया। बोलिए सर, प्लीज। हमारा वेद करके हम लोग जो बोलते हैं ना, ये वेद का अन्वयार्थ ऐसा है, वेद ये शब्द की उत्पत्ति विद ये शब्द से हो गई। विद ये शब्द का अष्टम धातु से वेद शब्द आ गया। विद का मतलब होता है ज्ञानी जी। वेद ये विद शब्द से आ गया,
और वेद में क्या लिखा है, हाउ टू अचीव, क्या मिलना चाहिए हमें, धन धान्य संपत्ति ऐश्वर्य कैसा मिलेगा, इसके बारे में वेद में लिखा है। तो मैंने जैसा श्री सूक्त एक वेद का ही अंश है, जैसा मैंने बताया था कि श्री सूक्त में क्या मिलना चाहिए इसके बारे में वेद में लिखा है, वैसा हमारा ऐश्वर्य और संपत्ति हम लोग अच्छी तरह से कैसा मिलना चाहिए इसके बारे में वेद में लिखा गया है। तो वेद मीन्स, तो वेद मतलब विद्वान शब्द जो आता है ना, जी। विद बोलेगा तो ज्ञानी, और वेद से वेद शब्द की उत्पत्ति हो गई है, और वेद का अर्थ है टू नो, यस, नॉलेज। और इसके लिए जो नॉलेज है उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग वेद को क्यों मानते हैं कि वेद ही नॉलेज है, और नॉलेज का इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से करेगा तो ही मनुष्य जमात है उसकी संपन्नता बढ़ती है। wonderful sir, wonderful. It's a great pleasure as always listening to you and talking to you. Thank you so much sir for joining us and sharing your knowledge with all of us and all our viewers. Namaskar sir, Vande Mataram. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you. Vande जय हिंद, Mataram. जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। Jai Bhavani, Jai Shivaji. Always a pleasure listening to Mr. Chintamani Always, Karkanis. Always a great pleasure. Very, very informative. Very informative, especially with regard to religious Yes. subjects, and his view is very, how shall I put it, he is like that of a leftist historian. He's not, he's not very dualist, You can't. You know, he is a very practical, practical. cold, logical person. Yes. And as he says, religion is different from mythology. So let's not mix the two. That's what he says. And anyway, we'll have a discussion with him on that subject at some point of time. Right, and आज जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आया जो कुछ आपने कुछ देखा हो यहाँ पे, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to the channel, and do send your comments. अपने comments ज़रूर भेजें. Let's see what are the comments we've got today. कुछ comments हैं शायद आज. Let's take a look. Modi's India for sure. All the others for so long were looting it. It's Modi's because he has preserved it and moving it rapidly towards success. Only to the envy of the bad guys that were raping it for so long. I think we read this yesterday as well. जी, चलिए आगे बढ़ें. ये शायद कल भी पढ़ा था मैंने. Modi's India with most of the wealth in the pocket of Ambani ji and Adani ji. When you state all the others had it for so long and were looting, are you including the 6 to 7 years of Mr. Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister of India? This is what this is a reply to Mr. Talaya, ex-Hindu, now atheist. That's what he has asked. Why do you call it Modi's India? Right. Chaliye. Ex-Hindu, now atheist. It's too complicated for you to understand. If you want to build India, you need industrialists like Mr. Ratan Tata. You think if the government needs 1,000 crores for investing in the country's security, they'll come to you or the industrialist. The industrialist needs return on the money, and when government gets them, that people like you start screaming. Anyway, it's a deeper issue that escapes commoners like you. If you don't look at the big picture, you live all your life in your pigeonhole. That's a lovely argument which is going on in the comment section. I love it. I absolutely love this. Right, let's move forward, please. Mathar Pakhadi village under threat. For God's sake, this was yesterday's and we wanted to read the whole thing. For God's sake, don't misguide anyone. Heritage structure part is nowhere included. Apart from there are already 2 towers in the vicinity. There has to be clear proof for proving the same. There were few more people staying in the same vicinity for the structure where people were staying 30 years back. Their building collapsed. Even they were Christians and Maharashtrians. They are living in a transit camp for the last 30 years. Even they want to come back to stay in Mazgaon. There is no need of getting casteism in between. No one is touching the church or trying to destroy the church. Again, a misleading statement. Be aware of the words you're using. Please don't misguide anyone until clear proof on basis of false information. How can you pass such false judgments? Has anyone shown you the cluster plan? Right. Valid questions, all of them. Let's move forward, please.
Can we move forward? That was Mr. Ashutosh Gupta who wrote that. He is not a Christian. G. I don't know why we've got this comment. Can we move forward? Grievances and news. It says new subscriber. Congress. Mr. Nizamuddin Rain. Somebody loves Nizamuddin Rain. Amin Mughal 4240. And again for Mr. Nizamuddin Rain, Mr. Sayyid Khalil loves Mr. Nizamuddin with 5 hearts. Right? Very, very nice. Atiq Khan Saab likhte hain 7346. Very, very nice. I think there were a couple of more of Mr. Nizam, but anyway, maybe we'll read them tomorrow. Right? That's just about it as far as tonight's show is concerned. From both Pradeep ji and me, all the very best to you and thank you for watching. आप भेजते रहें अपने comments. We would love to read them out. And in the meantime, subscribe to the channel if you haven't done so already, and do please share it if you like it. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.